मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जैसा ही वीडियो मैंने आपके लिए डाला और उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करी, बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट ये थी कि सर इनके आंसर्स भी मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। और देखो वैसे भी है ना, क्या हुआ बच्चों को एक प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे ही थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ, क्वेश्चन समझने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, टॉपिक तो समझ में आ गए कि हाँ ये टॉपिक में से क्वेश्चन आने की उम्मीद है इस बार। बट थोड़े से बच्चों को प्रैक्टिस भी करनी है कि सर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाए बढ़िया केस स्टडी फॉर्म में, तो मज़ा आ जाएगा। तो यार इसी डिमांड को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूँ एक सीरीज जिसमें हम सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे एक्सपेक्टेड है उसको अपन डिस्कस करेंगे। प्रॉपर केस स्टडी वाले क्वेश्चंस टेकअप करेंगे और उनके आंसर्स अपन जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। आंसर्स अपन क्विकली डिस्कस करेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्वेश्चंस कैसे होंगे वो आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो जाए। ठीक है, तो बने रहना वीडियो में एंड तक। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे और यही क्वेश्चंस में से मान के चलो आने के चांसेस भी पूरे पूरे हैं। ठीक है, तो मिस आउट मत करना। उससे पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दो तो ताकि एल्गोरिदम बाबा बाकी बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचा दे। थैंक यू। चलो आ जाओ। चैप्टर नंबर 1, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन के साथ नहीं, पहले मैं थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ तुम पहले। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ऑफ एक्सोटिक टूर्स एंड ट्रेवल लिमिटेड रिक्वायर इट्स ऑडिटर राजा एंड सीओ टू प्रोवाइड एन अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है सर, अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ अ ईयर बाय स्किपिंग अ रिक्वायर्ड डिटेल प्रोसीजर। मतलब बोल रहे हैं कि पहले क्वार्टर में आप अश्योरेंस रिपोर्ट तो दे दो पर डिटेल प्रोसीजर स्किप कर दो। कैन राजा सीओ प्रोवाइड सच अ रिपोर्ट? क्या राजा सीओ ऐसी रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं? अगर व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ सच अ रिपोर्ट? ओके, वुड इट बी नेसेसरी फॉर देयर टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस इन सच अ केस? तीन क्वेश्चन आईसीआई ने सीधे पूछ लिए। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर समझाता हूँ। देखो सीन क्या है। आज क्वार्टर वन आया, तो क्वार्टर वन में मैनेजमेंट बोल रहा है कि यार आप है ना डिटेल प्रोसीजर को स्किप कर दो। मतलब बोल रहे हैं कि लिमिटेड प्रोसीजर्स अप्लाई कर दो। लिमिटेड प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं और अगर मेरे को अश्योरेंस रिपोर्ट देनी है तो ये काम होता है रिव्यू एंगेजमेंट का। तो रिव्यू एंगेजमेंट में लिमिटेड प्रोसीजर अप्लाई करने के साथ में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस फिर भी लेना पड़ता है। ठीक है, इस पे बच्चे बहुत सारे मिस कर जाते हैं कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं लेना होता है, ऐसा बच्चे लिख के आ जाते हैं। नहीं भाई, आप लिमिटेड प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे हो तो भी आपको अप्रोप्रिएट एविडेंस लेना है टू फॉर्म लिमिटेड कंक्लूजन्स। टू फॉर्म लिमिटेड कंक्लूजन्स। क्या ये बात आपको समझ में आती है? तो ये भाई नेचर कैसा है, रिव्यू एंगेजमेंट वाला नेचर है। लिमिटेड लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या आपको ये बात समझ में आती है? एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। और सेम क्वेश्चन को एग्जामिनर और कैसे पूछ सकता है सर? एग्जामिनर ऑडिट वर्सेस रिव्यू आपसे पूछ सकता है कि ऑडिट और रिव्यू में डिफरेंस बता दो। तो आज अगर अपन ऑडिट में बात करें तो प्रोसीजर बताओ। प्रोसीजर काफ़ी डिटेल प्रोसीजर हो गए। ठीक है, यहाँ पे प्रोसीजर लिमिटेड हो गए, है ना? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स दोनों में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस तो ऑब्टेन्ड होगा, बट यहाँ पे कंक्लूजन रीजनेबल कंक्लूजन्स दिए जाएंगे और यहाँ पे कंक्लूजन्स कैसे दिए जाएंगे? लिमिटेड कंक्लूजन्स। ठीक है सर। अच्छा, इसको अपन क्या बोलते हैं? रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस। और इसको क्या बोलते हैं अपन? लिमिटेड लेवल ऑफ अश्योरेंस। क्या आपको बात समझ में आती है? क्या अश्योरेंस यहाँ पे कैसी होगी? हाई। यहाँ पे अश्योरेंस कैसी होगी? लिमिटेड। ठीक है, ये आप ऑडिट और रिव्यू के डिफरेंस बता सकते हो। बेसिक बात है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप ऑडिट और रिव्यू के डिफरेंस भी बता पाओगे। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। इसी तरीके से मैंने आपको क्विकली करवा दिया है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 मैंने क्विकली करवा दिया है। 1 भी वही था, डिफरेंस ही पूछा था। दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने दोनों करवा दिए। ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन अगेन बहुत बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो ना, बिल्कुल ध्यान से एक बार क्वेश्चन पढ़ना। अब तुम्हें एक समस्या आती है कि सर हमें इतना बड़ा क्वेश्चन देख के वैसे ही डर लग जाता है। तो देखो डरो मत, सबसे पहले पढ़ो रिक्वायरमेंट। आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग से मत पढ़ो, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो। रिक्वायरमेंट एक बार समझ में आ गई तो अपना क्या दिमाग चलने लग जाएगा, फिर अपन क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है बड़ा, ऐसे एग्जाम में भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो अपन को हैबिट तो बनानी पड़ेगी। ठीक है सर। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट।
ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट बताना है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। किसने बताया? एसे 200 ने बताया। सर क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, देयरबाय एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन whether financial statement are prepared and presented as per applicable FRF, एंड सेकंड था आपका रिपोर्ट देना, रिपोर्ट रिटर्न में देना, और रिपोर्ट किसके बेसिस पे देते हैं? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के बेसिस पे देते हैं, ऑडिटर की फाइंडिंग्स के बेसिस पे देते हैं। तो ये आपके ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव। इसमें भी आप क्या एक्सप्लेन करते हो? और कि रीजनेबल अश्योरेंस बोलना है यार भाई, देख यहाँ पे है ना, वीडियो देखने आया तो ऐसे मत कर, तुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा बता, ऑडिटर ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस क्यों देता है? ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस इसलिए देता है सर क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट होती है। यस सर, बट रीजनेबल अश्योरेंस इज अ वेरी हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। अच्छा हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस क्यों होती है? बोलता बता रे बेटा, राजा बता ना, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस क्यों होती है? सर बिकॉज चार्टेड अकाउंटेंट एक कम्पिटेंट पर्सन है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के बेसिस पे ऑडिट करता है, इसलिए सर रीजनेबल अश्योरेंस देता है। तो ये सारा ज्ञान तुम्हें ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर में लिखना पड़ेगा। बढ़िया सर। You are required to state the objective of an audit as per SA 200 when it comes to ensuring the reliability of financial statement. Also explain why auditor can provide only reasonable. Why only reasonable? Because due to inherent limitation of audit. Okay sir, दो आंसर तो हमें वैसे ही हो गए, हमने क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं अभी तक। Assurance that financial statement are free from material misstatement due to fraud or error in the context. अच्छा अब कितनी प्यारी बात लिखी है, इसको हाईलाइट करो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिवन सिचुएशन। हमको पता तो है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, पर यहाँ पे इन द कॉन्टेक्स्ट पूछा है तो हमें ये कॉन्टेक्स्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब एक चीज़ समझना, बहुत सारे क्वेश्चंस में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, आपके सीधे रिक्वायरमेंट से आपको आंसर पता पड़ जाता है, बट मेक श्योर यू आर रीडिंग क्वेश्चन अगेन। ठीक है, डन। आ जाओ सर, एक बार क्वेश्चन पढ़वा दो हमें। RST लिमिटेड, अ रिटेल कंपनी, हैज सेट अप इंटरनल requiring all invoices to be stamped and signed by a authorized person in good receiving section of a company, stating the date and timing of received goods in precisely to ensure that only those purchase bills are produced for payment for which goods have been actually received। मतलब किसी लड़के को रख दिया कि भाई साहब जब भी माल आए ना, तो उसका इन्वॉइस के साथ में गुड्स को मैच कर लेना, और फिर वो इन्वॉइस भेजना पेमेंट के लिए कि भाई पेमेंट कर दो। ठीक है सर। During the auditor finds that two employees, a purchasing manager and accounting clerk have worked together to bypass the control। भाई साहब दो लोगों ने साठगांठ करी, कलूजन करा और कंट्रोल्स को ओवरराइड कर गए। सबमिटिंग फेक इन्वॉइसेज दिया है, पेमेंट करवा दिया, मतलब भाई साहब पैसे की हेरा फेरी। डेट रिजल्टेड इन पेमेंट ऑफ गुड्स डेट वर नेवर रिसीव्ड। गुड्स आए नहीं थे, उनका पेमेंट करा दिया, फेक इन्वॉइसेस क्रिएट कर दिए। ये क्या है सर? कलूजन अमंग पीपल हुआ। ठीक है, अब इनहेरेंट लिमिटेशन का एग्जांपल है सर, कौन सा पॉइंट हमें एक्सप्लेन करना है यहाँ पे? आईसीए स्टडी मटेरियल में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। तुम्हें एक्सप्लेन यहाँ पे साथ में किसको करना होगा? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ध्यान में रखना। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एग्जांपल तुम्हें एग्जाम में एक्सप्लेन करके आना है। कलूजन अमंग पीपल इंटरनल कंट्रोल को ओवरराइड कर गए, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट है। ठीक है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को भी तुम पूरा एक्सप्लेन करके आओगे। देखो सर, अगर अपन आंसर प्रेजेंट करें, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के 2 पॉइंट आ गए, फिर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में लिमिटेशन क्यों होती है, उसके बाद में इनहेरेंट लिमिटेशन की कहानी बता दी। देन देन ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन किसका है मेरे भाई? ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। ठीक है, और हाउ एवर सच, देखो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हाउ एवर सच कंट्रोल्स में हैव नॉट ऑपरेटेड इन प्रोड्यूस रिलायबल इन्फॉर्मेशन, एग्जाम्पल कलूजन अमंग पीपल। और उसके बाद में देखो फैक्ट ऑफ द केस एंड फाइनली कंक्लूजन। बेटा कंक्लूजन लिख के नहीं आए ना तो एक नंबर सीधे तेरा हवा में उड़ जाएगा। कंक्लूजन लिखना मत भूलना। मार्किंग स्कीम में क्लियरली बोला जाता है कंक्लूजन का 1 नंबर है। ठीक है, कंक्लूजन नहीं लिखा गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है सर, ये हमें बात समझ में आ गई। अब मेरी बात सुनना, नेचर ऑफ फाइनेंशियल एक बार याद कर ले मेरे साथ। सर नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमें क्या एक्सप्लेन करना है? मैंने कहा सिंपल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कौन करता है? बोल बोल बोल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कौन करता है? बैठे नहीं रहना है यहाँ पे, बैठे नहीं रहना है, बोल बोल बोल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कौन करता है? सब मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है। अच्छा, मैनेजमेंट जब प्रिपेयर करता है तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट टेक सम जजमेंट विच आर सब्जेक्टिव एंड अनसर्टेन, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग एस्टिमेट, प्रोविजंस बनाना। ठीक है, जजमेंट तो इन्वॉल्व होता ही है। अब मुझे एक चीज बता, जब मैनेजमेंट खुद ही जजमेंट ले रहा है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट ऑडिटर टू गिव 100% श्योरिटी? देयरफॉर ऑडिटर may not be able to obtain absolute assurance that financial statement are free from material misstatement or not। ठीक है सर। देन एक और बेसिक सी चीज,
हम एक बेसिक अजम्पशन लेके चलते हैं कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और मैनेजमेंट की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल को डिवाइस करना, सूटेबिलिटी। बट व्हाट इफ कल्यूजन अमंग पीपल हो गया और इंटरनल कंट्रोल को ओवरराइड कर गए, तो भाई ये लिमिटेशन तो है ही ना। इसलिए हम 100% अश्योरेंस ले ही नहीं पाते, 100% श्योरिटी ले ही नहीं पाते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, तो बेटा ये पॉइंट्स तुम्हें थोड़े से ध्यान में रख के चलने पड़ेंगे। सर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर मैनेजमेंट करता है, जो कि जजमेंट इन्वॉल्व करता है। जजमेंट इन्वॉल्व करता है, दैट्स वाई ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन 100% अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और एक बेसिक सा अजम्पशन ऑडिट में क्या लेते हैं कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टू डिवाइस इंटरनल कंट्रोल। बट व्हाट इफ इंटरनल कंट्रोल्स ही ओवरराइड कर जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल कल्यूजन अमंग पीपल। ये तुम्हें बेसिक पॉइंट्स एक्सप्लेन कर। डन 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 10 मिनट में हमें 10 मिनट हुए और बढ़िया से 3 क्वेश्चन अपने रिवाइज हो गए। देन फोर्थ पे मैं आ रहा हूँ, उससे पहले मैं तुम्हें ना एक और क्वेश्चन साथ में करा देता हूँ। देखो, इनहेरेंट लिमिटेशन की निमोनिक क्या होता है? ना ना ना, टाइम नहीं, फ्यूचर बनाना है। जिसमें 3 ना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली 2 ना। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मैंने आपको केस स्टडी ऊपर करवाई। अब नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, इस पे भी आप पे डायरेक्टली 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके पूछने का तरीका क्या होगा? या तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पे सीधे 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या ऐसी लैंग्वेज आ सकती है। सर कैसी लैंग्वेज आ सकती है? देखो, अगर वीडियो थोड़ा सा स्पीड लगे ना, तो आप इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, बिकॉज मेरे को पता है बच्चों के पास में टाइम कम है, आपको अदर सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं। मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम तो सारे बढ़िया क्वेश्चंस रिवाइज करवा। देर आर प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन। इसका अदर वे कैसे आ सकता है? देर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन ऑन द ऑडिटर एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम करा जा सकता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी एग्जाम में देखा गया है। ठीक है सर, तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर सर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैंने कहा सिंपल है ना यार, क्यों इतना लोड ले रहे हो? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे? रुको ना यार, एक सेकंड। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कैसे पे आओ। देखो हैंड रिटन नोट्स। तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में तुम क्या बोलोगे? सर कि ऑडिटर है ना, अप्लाई करते हैं ऑडिट प्रोसीजर टू फॉर्म कंक्लूजन्स, टू ऑब्टेन एविडेंस, टू फॉर्म कंक्लूजन्स, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये फेवरेट लाइन है, चिपका देना। ठीक है, बट इसके लिए सर प्रॉब्लम क्या होती है? कुछ प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन होती है। सर प्रैक्टिकल लिमिटेशन तो क्या होती है कि हमारे पास में हम कभी भी 100% चेकिंग कर नहीं सकते, हम सैम्पल बेसिस पे कंक्लूजन फॉर्म करते हैं। दैट्स वाई एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो हम ले ही नहीं पाते, क्योंकि 100% चेकिंग हम ही नहीं कर पाते। और लीगल लिमिटेशन क्या होती है सर? मैनेजमेंट, सामने वाला मैनेजमेंट अगर हमें इंफॉर्मेशन टाइमली प्रोवाइड नहीं करे या एक्यूरेटली प्रोवाइड नहीं करे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे सर? हम रिपोर्ट ही कर पाएंगे। हम रिपोर्ट ही कर पाएंगे। तो ये हमारी प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन होती है। बट सर इसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट भी और बता के आना। सर एक्स्ट्रा पॉइंट कौन से बताओ क्या होगे? एक तो कल्यूजन अमंग पीपल। अगर कल्यूजन अमंग पीपल हुआ, तो वो क्या, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग आए, कुछ लोगों ने फ्रॉड कर दिया आपस में आके। अब वो फ्रॉड करना, वो फ्रॉड जब करते हैं ना, तो माइंडसेट उनका क्या होता है कि भाई मेरे को पकड़ेगा कैसे? चोर जब चोरी करता है तो वो सोचता है कि भाई पुलिस पकड़ेगी कैसे, तो बच के करता है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट फ्रॉड। फ्रॉड बहुत मुश्किल होता है ऑडिटर को डिटेक्ट करना। एक और ये बड़ी प्रॉब्लम है, हम कितनी अच्छे ऑडिट प्रोसीजर लगा ले, फ्रॉड डिटेक्ट करना इट इज़ नॉट अ कप ऑफ टी, मतलब ईजी टास्क नहीं है। साथ के साथ में तुम रिलेटेड पार्टी के वही बता के आओगे। रिलेटेड पार्टी एक ऐसा एरिया है जो कि बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो रिलेटेड पार्टी का जो एग्जिस्टेंस है, जो नेचर है, जो ट्रांजेक्शन्स है, उनको आइडेंटिफाई करना इट इज़ अगेन अ डिफिकल्ट टास्क। ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के भी डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। साथ के साथ में नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन से नॉन कंप्लायंस करना, अगेन इसको डिटेक्ट करना, अगेन इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ये भी इनहेरेंट लिमिटेशन ऑन ऑडिट पुट करता है। ठीक है, समझे क्या? तो बेटा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सो डैट तुम्हें इजी लैंग्वेज में तुम इसको एग्जाम में लिख के आ सको। ये हम क्या रेगुलर बैच में पूरे प्रॉपर तरीके से ऐसे ही नोट्स बनाते हैं। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का भी ये, अगर आपको लेना है तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसका भी मैंने हैंड रिटन नोट्स बनवा रखे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है सर। देन आ जाओ, ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 6, बेटा ये मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं है, ये मेरे को क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है, बट फिर भी मैं करवा रहा हूँ ताकि आपका एमसीक्यू में हिट नहीं कर जाए ये क्वेश्चन, बस है ना। बट फिर भी अच्छा क्वेश्चन है ये मैंने ना जनवरी 2025 में 4 नंबर का एक्सपेक्टेड करा था क्वेश्चन, और ये 4 नंबर का लगा भी था। जनवरी 2025 में 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसे एज इट इज़ बोला था कि देखो इंस्टीट्यूट ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ लिया था 4 नंबर का। ठीक है, तो लास्ट अटेम्प्ट में आया, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन, बट पता होना चाहिए। सर क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है? ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज डिफरेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और पूरा क्वेश्चन ही पढ़ना पड़ेगा। राजुल लिमिटेड एंगेज एन एक्सटर्नल प्रैक्टिशनर, ये राजुल, ये ना यहाँ पे कुछ नाम में गड़बड़ हुई है, टू प्रोवाइड अश्योरेंस ऑन इट्स प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर द अपकमिंग ईयर which includes projection for a new product line. Basically, prospective financial information पे question है. The company projected a 15% increase in revenue, estimating total sales to 75 crores. ठीक है, फलाना फलाना फलाना. Mention the applicable engagement and quality control standard and the level of assurance that will be provided in the given situation. मेरे भाई मेरी बात सुनना. स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट लगेगा क्या सर? हाँ बिल्कुल लगेगा। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के केसेस में जब अगर आप अश्योरेंस देते हो, स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट लगता है। अब तुम्हें क्या करना है? स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट लगता है, SQC 1 भी एप्लीकेबल होता है, वो भी लिख देना एक तो, और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर देना। ठीक है क्या? बात समझे क्या? बस ये कहानी है। तो बेटा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी एक बार सुन लेना। क्या होता है? फ्यूचर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्यूचर की बनी हुई होती है, तो मैनेजमेंट क्या कुछ ना कुछ अजम्पशंस लेगा, है ना। कुछ ना कुछ अजम्पशंस लेगा, उसके बेसिस पे मैनेजमेंट क्या करता है? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाता है। अब ऑडिटर को क्या करना है? हमारे भाई ऑडिटर को क्या करना है? प्रिफर्ड यूजिंग द वर्ड प्रैक्टिशनर, है ना। ऑडिटर वर्ड यूज मत करना, प्रैक्टिशनर वर्ड यूज करना। ठीक है, तो सर हमारा प्रैक्टिशनर क्या करेगा? प्रैक्टिशनर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस तो ऑब्टेन करेगा, किससे रिलेटेड? कि क्या मैनेजमेंट के जो अजम्पशंस है वो अजम्पशंस रीजनेबल है क्या, क्या मैनेजमेंट ने जो मटेरियल अजम्पशंस है वो डिस्क्लोज करे क्या, और क्या मैनेजमेंट ने ये जो अजम्पशंस है इसी के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और प्रैक्टिशनर हमारा इससे रिलेटेड अप्रोप्रिएट एविडेंस लेगा, एंड ही विल बी गिविंग अ मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस देगा। ठीक है, समझे क्या? समझे क्या? और बेटा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर से रिलेटेड होती है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है पास्ट से रिलेटेड। ऑडिट और रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का होता है, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो ये बेटा फ्यूचर से रिलेटेड होता है। ठीक है, अश्योरेंस एंगेजमेंट क्विकली मैंने कवर अप कर लिया। आई एम नॉट फॉर एग्जाम, करंट एग्जाम मैं सीधे बोलता हूँ, बट करने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है तो करना तो पड़ेगा ही ना। ठीक है सर, ये भी क्वेश्चन हो गया। देन ये क्वेश्चन बेटा देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि एमटीपीस करके जाया करो, एमटीपीस करके जाया करो। ये एमटीपी सितंबर 2024 में क्वेश्चन था, और सेम क्वेश्चन इन्होंने ना सितंबर 2024 में किया था, सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन सितंबर 2024 के एग्जाम में आया था 4 नंबर का। इसलिए बोलता हूँ एमटीपीस कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, करते ही नहीं हो राजा। ए राजा कैसे काम चलेगा? सर बता दो ना, क्या क्या क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसके दोनों टाइप के क्वेश्चन बताया तो इधर आ जाओ। तुम तो इधर आ जाओ। सर दोनों टाइप के क्वेश्चंस क्या बता रहे हो? एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि तुम्हें अपॉइंट करा जाए कि है ना फ्रॉड डिटेक्ट कर। ठीक है, तो बेटा ये फ्रॉड डिटेक्ट करने का अगर तुम्हें अपॉइंट करा जा रहा है ना, तो तुम इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो, ना कि ऑडिट। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो ना कि ऑडिट। तो बेटा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन ऑडिट, यू विल एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन और। एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है। सर दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है? दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है तुम पे कि सपोज कर एक्स लिमिटेड में फायर लग गई, नोरा फतेही आई थी, फायर लगा के चले गई। ठीक है, वहाँ पे एक्स लिमिटेड के गुड्स हो गए डिस्ट्रॉय। अब इंश्योरेंस कंपनी ने तुम्हें अपॉइंट करा कि ए चार्टेड अकाउंटेंट जा वहाँ पे ये बता के आ कि कितना लॉस हुआ है, एक्चुअल में क्या पोजीशन हुई थी, ये सब चीज़ें करके आ। तो सर क्या ये ऑडिट है? नहीं सर, अगेन ये इन्वेस्टिगेशन है। बेटा इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में डिफरेंस समझाना, और ये इन्वेस्टिगेशन नेचर है ये बताना है। ठीक है, यहाँ तक कि ये भी कह सकते हैं ये अग्रीड अपॉन प्रोसीजर भी है, अगर तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो, फैक्चुअल फाइंडिंग्स की रिपोर्ट दे सकते हो, SRS।
4400, बट लेट्स नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, समझ पा रहे हो तो ठीक है, वरना इन्वेस्टिगेशन समझ। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? ये दो टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं. व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गिव अ डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, दैट्स इट. यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट फर्स्ट दिस इज अ केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नॉट द ऑडिट. अश्योरेंस रिपोर्ट नहीं दी जाएगी, एंड देन गिव डिफरेंसेस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट. कंप्लीट. डन. ठीक है सर. 6 हो गया, 7 हो गया, सॉरी ना. अब ये 8 पे आ जाओ. 8 क्या क्वेश्चन है? एक बार क्वेश्चन समझ लो. क्वेश्चन बोला है कि ये जो अश्योरेंस एंगेजमेंट होता है ना, क्या केवल इसमें ऑडिट ही होता है क्या? क्या केवल इसमें ऑडिट ही होता है क्या? अरे आंसर इज नो. ऑडिट भी होता है सर, रिव्यू भी होता है. ऑडिट और रिव्यू किसका होता है सर? अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का. साथ के साथ में सर अश्योरेंस ऑन अश्योरेंस फॉर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. कौन सा वाला केस है सर? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. अब मुझे एक चीज़ बता, ऑडिट को भी समझ के आया, रिव्यू को भी समझ के आया, और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल का क्वेश्चन भी मेरे साथ में भी करके आया है. ठीक है, ऐसे केस में बेटा तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कुछ नहीं करना, इन तीनों को एक्सप्लेन ही तो करना है. इन तीनों को प्यार से एक्सप्लेन ही तो करा है. देखो, ऑडिट को एक्सप्लेन करा, रिव्यू को एक्सप्लेन करा, एग्जामिनेशन और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करो. क्या तुम ये नहीं करके आ पाओगे एग्जाम में? बिल्कुल कर लेगे सर. ठीक है, बिल्कुल कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है. डन सर. अब आ जाओ. अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे. देखो, क्वेश्चन समझ लेना, क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन पूरा एक बार पढ़ लो. डज सच अ मैटर फॉल विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट? अब पहले ही लास्ट लाइन में मेरे को समझ में आ गया कि यार स्कोप ऑफ ऑडिट एक टॉपिक था चैप्टर नंबर 1 का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन शायद पूछा हुआ है. XYZ Limited, a manufacturing company based in audit, operates multiple plants across the country and deals in complex machinery which requires specialized maintenance and valuation expertise. ठीक है. XYZ Limited appointed CA Dhruv as their statutory auditor. During the audit, he observed that the management consistently applied the same method of valuation of inventory over the past few years. But this year, without proper disclosure, they switched to different valuation method. Oh ho, by some management, what are you doing, man? तुमने स्विच करा तो भाई डिस्क्लोजर तो दे दो. ठीक है, विच रिजल्टेड इन हायर रिपोर्टेड प्रॉफिट. अच्छा, डज सच अ मैटर फॉल विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट? अब मैनेजमेंट बोल रहा होगा ये तुम्हारे स्कोप में नहीं है. भाई साहब, स्कोप में बिल्कुल है. ठीक है, और स्कोप में बिल्कुल है, इसके लिए तुम कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन करोगे? प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. आ जाओ इधर. प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट तुम एक्सप्लेन बिल्कुल करके चलोगे. ठीक है, ये रहा बेटा तुम्हारा आंसर. कि फैक्ट ऑफ द केस कंक्लूजन तुम लिखोगे, साथ के साथ में ये पॉइंट्स भी लिखोगे कि ऑडिटर हैज़ टू मेक श्योर दैट ही इज़ एग्जामिनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब एग्जामिन कर रहा है तो वो क्या क्या देखता है? दैट इट कंप्लाइज विद एप्लीकेबल एफआरए, समराइज रिकॉर्ड्स एक्यूरेटली, प्रॉपर डिस्क्लोजर करता है. और एक और बेसिक बात है, तुम क्या बोलोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व सम जजमेंट, सब्जेक्टिविटी भी रहती है. ठीक है, साथ के साथ में तुम अकाउंटिंग पॉलिसी का भी पॉइंट बोलोगे कि अकाउंटिंग पॉलिसी भी सेलेक्ट करना अप्रोप्रिएटली, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट. और अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज में कोई चेंज हो रहा है तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू प्रॉपरली अकाउंटेड, डिस्क्लोज एंड प्रेजेंटेशन. देन फैक्ट ऑफ द केस बता दो, और फाइनली कंक्लूजन बता दो. ये तुम्हें एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा. ये तुम्हारा मेन मुद्दा है, फिर कंक्लूजन का 1 नंबर मिल जाएगा. ठीक है, डन डना डन. दिस कंप्लीट्स अ क्विक. कितने मिनट हुए अपन को? मोटा मोटी 24-25 मिनट हुए, और अपन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है उनके आंसर्स अपन ने डिस्कस कर लिए. टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें इसकी पीडीएफ मिल जाएगी. मेक श्योर आप उसके आंसर्स एक बार पढ़ के जा. ठीक है, डन. वीडियो को लाइक नहीं करा है, कर दो ताकि बाकी बच्चों तक भी ये पहुंच सके. चलो, थैंक यू.